हाँ जी बच्चा, आई एम जितेंद्र KR शुक्ला and I am going to discuss the problem based on lecture 1.8. Okay, तो first would like to tell you 11th में हमने ये पढ़ा था कि अगर x, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पूरी फिजिक्स में हर जगह यूज होता है। अगर velocity and acceleration both are in same direction then particle will move in a straight line। इस टाइप से आप पढ़ते हो, पर मेरी एक चीज ध्यान रखना, velocity always will try to achieve the direction along with the direction of acceleration। यानी velocity हमेशा acceleration की डायरेक्शन को अचीव करना चाहती है, उस डायरेक्शन में जाना चाहती है। ये हम 11th में पढ़ के आए हैं, तो इससे कंफ्यूजन नहीं आएंगे। दूसरा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देन यू हैव ए लाइसेंस टू यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखते हैं मैं इसमें करना क्या चाह रहा हूँ। देखो, ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ, ये एनसीईआरटी का एज इट इज 1.8 एग्जाम्पल है। मैंने अपना टारगेट है इस एग्जाम्पल से ये जानना कि जो बुक मार्केट में है वो कितने क्वेश्चंस बना सकती हैं और पेपर की सेटिंग कैसे हो सकती है। पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म। देखिए, हर बात का मतलब होता है, फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, माइंड चलेगा। फोर्स कैसा होगा, यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। जरूरत पड़ी तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, यस। आगे, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 × 10⁴ इन्होंने दिया। आगे बोला द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। अब अगले केस में डायरेक्शन ये बदलेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलेंगे, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। अब अगर मैं इसके न्यूमेरिकल मानूं तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, देखना कैसे। पर डिस्कशन पे ध्यान देना है और पूरा देखना है, ये ध्यान रखना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें पहले ये सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव का होता है इन। तो अब ये दोनों फील्ड आपस में ऐड हो गए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा नेगेटिव, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स लगेगा नीचे वाली डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, एफ। यही एक फोर्स है। अब बताइए, अगर मैं फोर्स निकालना चाहता हूं, मैंने तुम्हें क्या समझाया था, जो चार्ज चले पहले उसको लिखो। कौन चलेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन चलेगा। किसकी फील्ड में चलेगा, वो कैपिटल ई है, तो लिख दो। आ गया। अब मैंने पूछा बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो होगा फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख दिया। आ गया। अब सोचो, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं क्यों मानूं सीधा चलेगा। पहली चीज तो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं। दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इस पर फोर्स का डायरेक्शन है टूवर्ड्स डाउनवर्ड, तो एक्सीलरेशन भी फोर्स के अलोंग होगा। क्यों, एक्सीलरेशन का सोर्स कौन है, फोर्स। फोर्स किधर है, नीचे। एक्सीलरेशन किधर होगा, नीचे। और फंडामेंटल क्या है, वेलोसिटी ऑलवेज विल ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन अलोंग विद द एक्सीलरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ नीचे चलेगा और इस एक्सीलरेशन से चलेगा। अब मुझे इसका टाइम जानना है, तो इसमें क्या करेंगे। देखो, हमने इक्वेशन पढ़ी है कि S इक्वल ut प्लस हाफ AT²। यहाँ भी अपने आप से पूछो, क्या मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, यस, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बताया गया 0 है। एक्सीलरेशन कितना है, हमने अभी निकाला है, ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T²। और S कितना है, ये जितनी डिस्टेंस चलेगा। यहाँ पे देखिए 1.5 दिया है, मैं उसको H लिख रहा हूँ, तो ये क्या होगा, 2H होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, 2 भी आएंगे। डिवाइड किससे करोगे, E और E से। यहाँ पर रह जाएगा T, तो इसको कर दोगे रूट। प्रॉब्लम की सेटिंग तो हो गई। अब देखिए, H का वैल्यू तुम्हें दिया है 1.5 सेंटीमीटर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, फंडामेंटल है पता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻19। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दे दी गई है। तो इसकी कैलकुलेशन में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अपना पर्पज है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। तो इस इलेक्ट्रॉन को नीचे आने तक टाइम कितना लगेगा, 2.9। ये क्वेश्चन है, मुझे तो याद हो गए। 10⁻⁹ सेकेंड इसको लगेंगे। फोकस करो 10⁻⁹ सेकेंड पर, इतनी देर में आया। अब इस प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट देखो।
सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि जो ये डायग्राम बना है इसमें देखिए फील्ड को रिवर्स कर दिया, प्लस ऊपर ये नीचे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव है। अब फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे हो गया, तो फोर्स अब ये पॉजिटिव है, ये प्लेट इसको रिपल करेगी, यानी फोर्स इस पर भी नीचे लगने वाला है। क्या सारी चीजें सेम रहेंगी? यस। क्या बदलने वाला है? देखिए सिर्फ इसी फॉर्मूले में, क्योंकि एक्सीलरेशन सेम होगा, ई की जगह प्रोटॉन का चार्ज आएगा, मास की जगह इलेक्ट्रॉन का मास जहां लिया है वहां प्रोटॉन का आएगा। फंडामेंटल तो बदलेंगे नहीं, फोर्स नीचे, एक्सीलरेशन नीचे, तो डायरेक्शन भी नीचे, इक्वेशन भी यही यूज होगी। तो अब जो टाइम की वैल्यू लिखोगे, फॉर्मूला देखिए बिल्कुल सेम रहेगा, यही वाला, 2 हाइट। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन लिखना। यहाँ पे ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखना। इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है दिया हुआ है, नहीं तो 1.67 10⁻⁻27। कुछ फंडामेंटल दिए भी होते हैं और हमें याद भी है। एच बदलेगा नहीं, चार्ज सेम होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर वही प्रोटॉन पर, फील्ड बदलेगी नहीं। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1.3 10⁻⁻7 सेकेंड। क्यों आई? क्योंकि मास बदल गया। मास के बदलते ही ये आंसर बदल गया। अब इसमें ध्यान से देखो, हमने आंसर तो निकाल दिए, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पर हमारा पर्पज ये नहीं है। हमारा पर्पज ये है कि हम इस क्वेश्चन से ये जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हम 11th में भी पढ़ते हैं, और फिजिक्स में 8-10 कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी पे फिजिक्स घूमती है, कुछ नया नहीं आता है। अब हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या मोशन अंडर ग्रेविटी में और हमारे इस आंसर में कोई फर्क है? ध्यान से देखो, फर्क है। मोशन अंडर ग्रेविटी में मास का कोई रोल नहीं था। चाहे 10 केजी की बॉडी हो या 50 केजी की बॉडी हो, ड्रॉप करोगे सेम टाइम पे नीचे आएगी। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका टाइम है 10⁻⁻9 सेकेंड के ऑर्डर का, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब हम प्रोटॉन पे गए तो प्रोटॉन का टाइम आया 10⁻⁻7 ऑर्डर का। बदला। क्यों बदला? क्योंकि यहाँ पे मास आया। इतनी छोटी सी फर्क लेके चैप्टर में आगे बढ़ो। इनडायरेक्ट में एनसीईआरटी आपसे ये कहना चाहती है कि व्हेन यू विल स्टडी द क्लास 12 फिजिक्स, then you will use the same concept that you have learned in class 11, but you should keep in mind only one thing. In the case of electricity, mass will play very important role, but in the kinematics there was no role of mass. So that was the first observation. तो यानी यहाँ पे मास काउंट होगा। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? हमने यहाँ एक्सीलरेशन तो लिया, पर हमारा माइंड हमसे ये पूछ सकता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो ग्रेविटी पे ही हो रहा था, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, जब हम इसका एक्सीलरेशन निकाल रहे थे, अगर मैं मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, प्रोटॉन का ही ले लेता हूँ, तो प्रोटॉन का चार्ज लिखेंगे, फील्ड वही है जो दी गई है, मास यहाँ पर लिखोगे प्रोटॉन का, जो हमारे फॉर्मूले में आया हुआ है, ये देखो, E/m⁻, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से मास से रिप्लेस किया। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखो, जो फील्ड दी है उसकी वैल्यू रखो, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 रखो। जब सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आती है ना, 1.9 10⁻⁻12, सॉरी +12, 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। अब जरा देखो, 10⁻12, 10 पर 12 जीरो, लेकिन हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ लग नहीं रहा होगा? लग रहा होगा। लेकिन चूंकि ये एक्सीलरेशन इतना ज्यादा है, 10⁻12 रेंज का है, करोड़ों अरबों में है, और ये सिर्फ 9.8 10 के आसपास है, तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक्सीलरेशन इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटी, सो वी कैन इग्नोर। अब फिर एक मैं बात बोलूंगा, इनडायरेक्ट में ये एग्जांपल आपसे क्या बोल रहा है कि जब आप 11th के सारे कंसेप्ट लेके जाओ, नया कुछ नहीं, सारे फंडे लगाओ, मास पे अलर्ट रहना, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन पढ़ना तो वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इग्नोर कर देना। क्वेश्चन आपसे कहे या ना कहे, यू विल नॉट थिंक अबाउट एक्सीलरेशन ड्यू टू gravity, because the value of acceleration due to gravity as compared to the electric acceleration is very very small, so we can ignore it। पर ये क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा, ये हमें अपनी तरफ से
सोचना होगा। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में, ढूंढते हैं क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। विल सी। अब देखो इसमें एक्सरसाइज में से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1.14 लेक्चर नंबर 1.8 पर बेस्ड है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। एज पर द डायग्राम, ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस 1 2 3 विच। पहली चीज ये बताओ कि जो चार्ज पार्टिकल 1 2 3, इनमें से इनका साइन क्या होगा। हु विल बी द पॉजिटिव एंड हु विल बी द नेगेटिव। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अब इसको देखोगे तो परेशान होने लग जाओगे, यार इसमें क्या है। कॉन्सेप्ट वही पुराने लेने हैं। अब सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगा। जिस रीजन में हम जा रहे हैं उस फील्ड को ये टेस्ट पार्टिकल क्या कम ज्यादा कर पाएंगे? नहीं। क्या इन पार्टिकल्स 1 2 3 का कोई भी रोल फील्ड में होगा? नहीं, ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। अब वो पार्टिकल जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको तभी अट्रैक्ट करेगी अपनी साइड में जब इनका चार्ज नेगेटिव हो। तो those particle who are deflecting in along positive y direction means 1 and 2 both will be negative। आ गया। और थर्ड पार्टिकल जो ये वाला है, ये नीचे जा रहा है, पर डायग्राम में इसका डेविएशन थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखना। नीचे जाने का मतलब है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये नीचे गया। तो पहले पार्ट का आंसर तो हमने दे दिया कि जो पॉजिटिव वाली साइड में डेविएट हुआ उसको अट्रैक्शन फोर्स मिला, इसका मतलब वो नेगेटिव था। जो नंबर 3 वाला डाउनवर्ड गया उसको अट्रैक्शन मिला बॉटम साइड से, इसका मतलब वो पॉजिटिव था। ये तो हो गया। अब मुझे ये बताना है कि चार्ज और मास का रेशियो किसका ज्यादा होगा। ऐसे तो देखो क्वेश्चन टफ लगता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखो इसमें हुआ क्या, जरा सोचते हैं। पार्टिकल ऐसे जा रहा था। अब देखना, अगर मैं इसमें थर्ड पार्टिकल को लूं या 2 को लूं, किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने थर्ड को लिया, तो फोर्स किधर लगेगा थर्ड पे? सुनना मेरे डिस्कशन को। तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव। हाँ, मैंने चार्ज ले लिया, फील्ड ले लिया और उसी पार्टिकल का मास ले लिया। तो मास लिया, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ फोर्स की बात करूं तो इतना है। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? अपने आप से बातें करो, कितना हुआ? इस एक्सीलरेशन का सोर्स क्या है? फोर्स। किस डायरेक्शन में है? नीचे। तो इस पर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है। पार्टिकल का वेलोसिटी मान लेते हैं यू, इधर है अपना पुराना फंडा। ये वेलोसिटी ट्राई करेगी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में जाने के लिए। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है नीचे, तो ये वेलोसिटी भी पूरी कोशिश करेगी कि हम नीचे आ जाएं। इस कोशिश में, इस चलने की कोशिश में, ये पार्टिकल थोड़ा सीधा चलेगा और फिर ये नीचे आके ऐसे जाएगा। अगर इसका फील्ड कभी खत्म नहीं हो तो ये पार्टिकल लास्ट में इस नेगेटिव प्लेट को हिट करेगा। अगर, क्योंकि ये ऐसा तो होगा नहीं जैसे ही चला सीधा 90 डिग्री पर टिप कर गया, ड्रॉप कर गया, नहीं। क्योंकि जैसे ही इस पर ये फोर्स लगा, एक्सीलरेशन इधर बना, then the direction of velocity will try to achieve the direction along with the acceleration। पर उसमें टाइम लगेगा। मान लो यहाँ से ये जा रहा था, अब ये फील्ड खत्म हो गई, तो फील्ड का इम्पैक्ट नहीं रहा, इस पर लगने वाला फोर्स नहीं बचा, तो ये देखो बिल्कुल सीधा जा रहा है। ये लाइन सीधी क्यों बनाई है एनसीईआरटी ने, इसका भी मीनिंग है। यहाँ पे डेविएशन क्यों हो रहा है? क्यों ये लाइनें थोड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई बनी हुई है? इसका रीजन है क्योंकि ये फील्ड इसको खींच रही है, लेकिन अब इसके आगे फील्ड नहीं है, अब इसको कोई भी डेविएट नहीं कर सकता, तो सीधा भाग गया। चलो, अब हम फिर यहाँ आए। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये पार्टिकल सीधा जाता, जाता कि नहीं? अब देखना, हर बात का मतलब है। इस क्वेश्चन में बुक ने ये डायग्राम बना के दिया था कि ऊपर वाई है नीचे एक्स है। अब देखो ये नीचे डेविएशन हुआ, हुआ ना। अब मान लो मुझे ये निकालना है कि वाई डायरेक्शन में जो ये डेविएशन हुआ ये कितना हुआ। तो उसमें सोचना क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखे हैं, u बाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं? इनिशियली जब ये चला तो इसकी वेलोसिटी तो y में थी ही नहीं, क्योंकि ये सीधा जा रहा था, डेविएशन तो बाद में हुआ, तो u बाई का वैल्यू 0 हो गया। एक्सीलरेशन कितना निकाला हुआ है?
क्यू ई अपॉन एम, और 1/2 भी है, उसको भूलना नहीं है। सॉरी, टाइम, तो ये टी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, ये वाई है। अब जरा सोचो, हमारा टारगेट है चार्ज और मास की बात करना, तो मैंने इन दोनों को तो यहीं पे रोक लिया, बाकी जितना वैल्यू है सबको यहाँ से फेंको। तो देखो क्या क्या आएगा, 2m उधर जाएंगे, यस, यहाँ से ई भी इधर आएंगे क्योंकि हमें नहीं चाहिए, तो 2 मैंने उधर ट्रांसफर किया, ई इधर ट्रांसफर किया, तो मेरे पास अब बचा क्या, यहाँ पर वाई भी है और साथ में ये टी स्क्वायर है, तो ये भी नीचे आ गए। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने Q अपॉन एम को रोका, 2 इधर आए, टी स्क्वायर नीचे आए, सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहाँ ध्यान से देखो, Q अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। कैसे निकाला मैंने, क्योंकि ये पूरी वैल्यू, ये देखिए ये कांस्टेंट है, जितनी देर रहा वो तो रहा। अब इसमें क्या हुआ कि ये इक्वेशन हमें कुछ बता रही है, अगर तुम इसको सुनना चाहो तो। कैसे, y क्या है, y हमारा डिफ्लेक्शन है। अब ये जो डिफ्लेक्शन है, अगर मैं इसको थोड़ा अलग जाके समझाऊं, ये जो डिफ्लेक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 वो डिपेंड करता है चार्ज पर, दूसरा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो डेविएशन ज्यादा होगा, अगर मास का वैल्यू कम है तो वाई ज्यादा होगा। यानी इन तीनों पार्टिकल्स में जिसका डेविएशन ज्यादा होगा, इसका मतलब है उसका चार्ज ज्यादा होगा और मास कम होगा। अगर चार्ज का वैल्यू ज्यादा है और मास का वैल्यू कम है तो ये रेशियो भी बड़ा आएगा, ऊपर का नंबर बढ़ रहा है, नीचे का नंबर कम हो रहा है, तो रेशियो भी बड़ा आएगा। तो इन तीनों डायग्राम को ध्यान से देखो, जो पार्टिकल नंबर 3 है उसमें डेविएशन ज्यादा है, इसका मतलब उसके चार्ज और मास रेशियो का वैल्यू ज्यादा है। तो देख लो, ये क्वेश्चन हमें क्या सिखा रहा है, हमें ये प्रॉब्लम इनडायरेक्ट में ये बता रहा है कि आप काइनेमेटिक्स के फंडे यूज करिए, नया करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजों पे ध्यान दीजिए। नंबर 1, यहाँ पर मैंने जी की बात नहीं की, क्योंकि मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल में ही बता दिया गया था जी का कोई रोल नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर मैंने मास को नहीं छोड़ा, मास को बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने बताया था कि मास का रोल है, और मास का रोल है, अगर ये बात तुम एग्जाम्पल से पढ़ के आए हो तो एनसीईआरटी आपको चैलेंज करती है कि अगर आपने मास की बात सही से पढ़ी है तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये चार्ज अपॉन मास पे ही उसने बना के पूछ लिया, कि जिस बच्चे ने मास की बात को सही से समझा होगा वो इसका आंसर निकाल लेगा। अब इस एक प्रॉब्लम के थ्रू हमने कितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसी को अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मैं एडिशनल एक्सरसाइज पे जाऊं, जो कि सबको पता है किस पर रोल प्ले करती है, जो एडिशनल एक्सरसाइज है उसमें जेई एडवांस के क्वेश्चन आते हैं। अगर उसका एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिया जाए, जैसे मैं इस बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। अब देखना, अब मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ जो एडवांस जिससे क्वेश्चन बनते हैं एडिशनल एक्सरसाइज का, इसी टॉपिक से, और वो क्वेश्चन है इसमें 1.33 प्लस 1.34, दो क्वेश्चन दिए। अब देखना कितनी जल्दी, जब उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे, ट्राई करना उसको, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम आपसे बोलेगा कि यही डायग्राम लो, कौन सा, जो क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया 1.33 का, और उसमें ये कहा जाएगा कि एक चार्ज पार्टिकल है, फील्ड भी उसने नहीं बदली, ये प्लस, मतलब डायग्राम बनाया नहीं है। वो प्रॉब्लम ये बोलेगी एक इलेक्ट्रॉन है, जो क्वेश्चन नंबर 1.14 जो हमने अभी सॉल्व किया है, इसमें इसी की सिचुएशन आप लो, बस उसने ये कहा कि इनिशियली जब वो चलेगा तो उसका वेलोसिटी vx होगा, मैं मान लेता हूँ v नॉट होगा, और इस प्लेट का लेंथ वहां पर l दे दिया ऐसे, और ये बोला कि अब इसका डिफ्लेक्शन सॉल्व करके बताइए इन टर्म्स ऑफ एल, एक लाइन और आगे बढ़ा दी। तो उस इन क्वेश्चंस को ट्राई तुम्हें करना है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा, इसके लिए कोई भी स्टोरी लोग बुक वाले बनाएंगे, गन बनाएंगे पीछे से कि फायर करे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बड़ी बड़ी कैपेसिटर लगा देंगे, क्योंकि ये कैपेसिटर भी तो बन रहा है प्लस और माइनस, डराने के लिए। एक हम यहाँ इस क्वेश्चन को डराने के लिए क्या करें, एक फायर गन बनाए, वहां से बोले कि इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ निकल रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से निकल रहे हैं। बेसिक फंडा क्या है, एक प्लेट पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, जब जाएगा तो इस पर ऊपर एक फोर्स लगेगा क्योंकि नेगेटिव है,
तो ये यहाँ से ऐसे डेविएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही फील्ड से बाहर जाएगा बिल्कुल सीधा चला जाएगा। और अगर ये फील्ड नहीं होती तो ये सीधा जाता। तो ये पूछा जाएगा कि ये ओरिजिनल पाथ से जो यहाँ जाना था ये y कितना हुआ। बस यही तो है। 11th के फंडे यूज करो, प्रोजेक्टाइल मोशन तो याद है ना। अब देखना इसमें कितनी जल्दी होगा। अगर मैं इसमें इक्वेशन लगाऊं वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी, देखना जी हमें लेना नहीं है, पहले ही क्लियर हो गया है। क्या इसमें एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन होगा? अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन में वाई निकालना चाहता हूँ तो एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों? फोर्स केवल वाई डायरेक्शन में है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन ओनली। तो ए एक्स का वैल्यू 0 हो गया। मतलब जो वेलोसिटी मैंने मानी थी कि वी एक्स जो इनिशियल है उसका वैल्यू वी नॉट है, ये डैश लिख दो, तो फाइनल भी वही रहने वाला है। तो एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चलेगा? स्पीड इनटू टाइम, इक्वेशन 1। अब मैं जानना चाहता हूँ वाई डायरेक्शन में कितना हुआ, तो वाई को कैसे लिखते थे? देखिए 11th की फिजिक्स ना हो तो बताओ, यही मैंने बोला था कि आगे की फिजिक्स बहुत अच्छी है। जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों नहीं होते, उसमें अच्छे से बताया था कि फिजिक्स में 10 कॉन्सेप्ट ही है, उसी से सारा कुछ होता रहता है, नया कुछ नहीं है। यू बाई क्या था इसमें? पहले नहीं था। एक्सीलरेशन कितना था? जो चार्ज है, जो फील्ड है, और जो मास है, और ये टी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से देखिए y इक्वल 1/2 क्यू ई अपॉन एम। हमने 11th में पढ़ा है कि जब पाथ निकालते हैं तो टाइम की वैल्यू यहाँ से निकालो और इसमें रख दो। अगर मैं यहाँ से टी का वैल्यू निकालूं तो कितना आने वाला है? एक्स अपॉन वी नॉट। एक्स अपॉन वी नॉट इस इक्वेशन से टाइम का वैल्यू आएगा, यहाँ पे रख दो। तो एक्स अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, इसको अच्छे से लिख दो। तो वाई होगा, क्यू ई होगा, अपॉन में होगा 2mv नॉट स्क्वायर आएगा। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको के मान लूं तो ये इक्वेशन आ जाती है y इक्वल के एक्स स्क्वायर, यानी इसका पाथ पैराबोला होगा। और ये कोई ना भी बताए तो मैं फिर यहाँ पर एक बात बताऊंगा, एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या उसके जस्ट अपोजिट है 180, देन पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज कोई भी एंगल अगर बनाएगा तो पैराबोला ही होगा। तो देखिए यहाँ पे ये पाथ पता चल गया, पैराबोला है। अब मान लो उसमें आंसर से मिलाना चाहूँ तो जो एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में इसका आंसर है वो क्या है? सिर्फ उन्होंने एक्स की जगह एल लिख दिया है। मतलब ये जो प्लेट है ना, ये बोल दिया है कि इस प्लेट का जो लेंथ है वो एल है। तो कौन सी बड़ी बात है? हमने एक्स एक्स डायरेक्शन में ही लिया ना, तो एक्स की जगह हम एल रख देंगे। तो ये हो जाएगा क्यू ई 2mv नॉट स्क्वायर और यहाँ पे एल स्क्वायर। लो हो गया इसका। ये डिफ्लेक्शन है जो यहाँ पे वाई हुआ। तो ये एडिशनल का क्वेश्चन हो गया। अब जब 1.34 पर जाओगे तो इसी प्रॉब्लम में सेम क्वेश्चन में हर एक का वैल्यू दे दिया जाएगा। मतलब वी नॉट का क्या है, यानी न्यूमेरिकल बना दिया जाएगा कि वी नॉट 2 है, चार्ज इतना है, फील्ड इतना है, एल इतना है, मास इतना है, इतना बाई बताओ। मतलब कैलकुलेशन करो। अब इससे जो हम सीख कर आए आज की डिस्कशन से, अगर मैं उससे तुम्हें एक क्वेश्चन दूं कि मान लो मुझे नीट का पेपर बनाना है ना, या जेई मेंस का पेपर सेट करना है, और मैं बच्चों के क्वेश्चन देना चाहता हूँ और अच्छा देना चाहता हूँ, पर क्लास 12th का हो, तो फिजिक्स तो मैं नहीं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मेरे वही रहेंगे। अब देखो तुम्हें मैंने कहा था ना मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा, तो ये देख लो इसमें। अब मैं ये सोच के बनाऊंगा कि मुझे क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाऊं। मैंने यहाँ पे क्या किया अपने दिमाग में, देखिए क्वेश्चन बनता कैसे है। मेरे दिमाग में ये है कि मैं इसको बिल्कुल 11th के प्रोजेक्टाइल पे ले जाऊंगा, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी को अपनी तरफ खींचता था, वो सोच के यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। अब इस पर एक चार्ज ऐसा लो जो पॉजिटिव हो, यहाँ की फील्ड को पॉजिटिव कर दो। अब ये देखिए पूरा अर्थ वाला सीन बन गया। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में यू स्पीड से कोई पार्टिकल फेंकते थे तो वो ऐसे आता था, वहां पर हम हाइट निकालते थे, वहां पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे और रेंज निकालते थे। हाइट को कैसे निकालते थे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे निकालते थे? 2u साइन थीटा बाई जी से। रेंज को कैसे निकालते थे? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी से। देखिए 11th में पढ़ के आए,
ये मेरे दिमाग में है और मैं एक ये क्वेश्चन नीट जेई और एडवांस के पेपर में बनाना चाह रहा हूँ। अब टीचर कैसे सोचेंगे, ये प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पर जी लगता है, फॉर्मूले ये हैं, मुझे इसको बनाना। अब देखना वो क्या दिमाग लगाएंगे। ऐसा करो, यहाँ पर वी नॉट स्पीड से फेंक दो, ये एंगल थीटा दे दो और चार्ज को कर दो पॉजिटिव। अब तुम ध्यान से देख लो, इस चार्ज पर फोर्स नीचे, जो mg का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो mg है, इस पार्टिकल पर वो mg की जगह कौन आएगा, चार्ज आएगा, फील्ड आएगा, उसका मास आएगा, सेम है दोनों। जो रोल यहाँ पर g प्ले करेगा, वहां पर ये रोल किसका होगा, एक्सीलरेशन, क्यू ई। यहाँ पर एक चीज ये गलत है, इसको दिमाग में रखना है, जब मैं फोर्स लिखूं तो मास नहीं आएगा, ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया बाद में। तो अब यहाँ पर आएगा ये मास। अब बताओ, एक बढ़िया सी स्टोरी बनाएंगे कि देयर इज ए कैपेसिटर, अपर प्लेट पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट नॉट, एंड देयर इज ए चार्ज, उसको भी बड़े अच्छी क्वालिटी में डाला जाएगा, प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द लोअर प्लेट। ऐसे भाई ये डायग्राम अगर मैं खड़े ऐसे बना दूं तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ माइनस कर दूं, यहाँ प्लस कर दूं, और बोलूं यहाँ से प्रोटॉन जा रहा है, बोलो यही डायग्राम तो है। या मैं इस डायग्राम को थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा बना दूं, इंक्लाइंड प्लेन पे ले जाऊं, फंडे तो नहीं बदल सकता ना। क्यों? अब बोलोगे सर ये डायग्राम लेटा हुआ था, ये डायग्राम खड़ा हुआ था, ऐसा आप कैसे कर सकते हो? भाई जी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो चाहे खड़े हुए डायग्राम को बनाओ, चाहे लेटे हुए डायग्राम को बनाओ, यहाँ पर एक्सीलरेशन तो फील्ड ही बनाएगी, तो कैसा भी बना लो, क्वेश्चन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे स्टोरी बना दी गई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्रोटॉन है, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है, बताइए उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। अरे यार, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या चाहिए, यू स्क्वायर चाहिए ना, वी नॉट तो दिया है, देखो एक लाइन में करके बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो टू टू भी आएगा, इसको हटा देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट में टू आएगा। मुझे यू चाहिए, यू वी नॉट है। मुझे साइन थीटा चाहिए, कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा। अब यहाँ मुझे जी लिखना है, जी की जगह मैं क्या लिख दूँ, यहाँ लिख दूंगा क्यू ई और यहाँ लिख दूंगा एम। लो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब पूछा गया हाइट बताओ, हाइट में क्या होता है, यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा वी नॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा में कुछ बदलेगा नहीं। टू जी लिखना है, जी की जगह क्या लिखना है, क्यू ई लिखना है और एम से डिवाइड कर देना है, एम यहाँ आ गया, लो हाइट आ गई। मतलब फंडा वही है, सिर्फ ड्रामा किया गया है। तो ये था हमारा डिस्कशन लेक्चर 1.8 पर। और अगला वाला जो डिस्कशन होगा वो होगा 1.8.1, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके।